Lewis dot structure, that is formal charge. This is one of the topic which is completely depend on the Lewis dot structure. Okay, formal charge actually होता क्या है? What do you mean by formal charge? Actually आप ये कह सकते हो कि ये एक you can say hypothetical charge कह सकते हो आप, या एक particular assumed charge, ठीक है, which is to be present on a particular species present in a molecule. When it is assumed that it gets separate out from that molecule, then how the electrons shared by this particular species along with other particular combining atom or combining species, how the electrons, how those electrons distributes among the other combining atoms. Means to say simple सी बात ये है कि फॉर्मल चार्ज, मान लीजिए एक एटम है पर्टिकुलर कि जिसके ऊपर हम फॉर्मल चार्ज पता कर सकते हैं, तो ये एक पार्शियल चार्ज रहता है which is to be present, लेकिन कब? when it is assumed that that particular atom gets separate out from the molecule, जब हम उस molecule, उस एटम को उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से अगर हम निकाल देते हैं, तो अस्यूम करके चलते हैं कि जब आप निकालेंगे उसको, वहां से सेपरेट आउट करेंगे, मॉलिक्यूल से बाहर निकालेंगे, तो उसके ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट रहेगा, मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो वहीं पे छोड़ के आएगा, ठीक है, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन जो शेड इलेक्ट्रॉन है वो कैप्चर करके बाहर निकलेगा, मींस आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। मैथमेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, ठीक है जी। मैथमेटिकली द डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, or you can say total number of valence electrons in the free atom minus total number of non bonding electrons, means bond lone pair जो होते हैं, minus half total number of bonding electrons. और अगर सिंपली हम लोगों ने डिफाइन करना है इसको, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the difference between the number of valence electron of that atom and in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. This one, the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state में कितने valence electron है, and that of the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure by equating that particular difference we can find out the formal charge present on a particular atom. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मल चार्ज जो रहता है दैट इज V। V आपको पता होगा, कल हमने उन लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए थे, वो V माइनस L माइनस हाफ इनटू शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये L जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वहां पे फॉर्मल चार्ज का नेट फॉर्मुलेशन बन जाता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ इनटू S, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले आपने फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है गिवन मॉलिक्यूल की, फिर वहां से जिस पर्टिकुलर एटम की वो बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज निकालने की, वहां से आपने बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। जैसे अभी ये देखिए एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखना है जरा सभी ने, ओजोन मॉलिक्यूल है ये आपके पास, ठीक है, इस तरह से इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनती है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड कार्बन ऑक्सीजन, ये फर्स्ट और ये सेकंड ऑक्सीजन एटम के बीच में दो मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं, मतलब टोटल शेड इलेक्ट्रॉन 4 है यहाँ, और 1 और 3 के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही शेड है, मतलब 1 पेयर जो है वो एज अ शेड पेयर यूज हो रहा है।
बाकी जो रेस्ट हो ये डॉट आपके ऊपर दिखाई दे रही हो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड बने हुए हैं वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब सिंगल पेयर हो गया वो। डबल बॉन्ड है तो डबल पेयर हो गया, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसको और केयरफुली। अब मान लीजिए हम फॉर्मल चार्ज पता करना चाहते हैं ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड ऑक्सीजन एटम के। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसके ऊपर करेंगे। तो कैसे होगा, क्या था फॉर्मूला, V माइनस L। V मीन्स टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट वो कितने हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंस शेल, ठीक है बेटा जी। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू V आ गया 6 माइनस L नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले केस में, ठीक है जी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ओनली 1। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन नंबर 1 व्हिच एक्ट एज अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज यहाँ पे इसको शेड नहीं किया गया, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। माइनस हाफ इनटू शेड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब शेड पेयर दोनों तरफ देखने, एक तरफ नहीं देखना, दोनों तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो दोनों तरफ यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर भी और राइट साइड के ऊपर भी, ठीक है जी। तो टोटल शेड पेयर कितने हो गए, जैसे कि मैंने बोला ये डबल बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, ये वाले, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 शेयर्ड हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो सेंट्रल एटम के ऊपर जो ऑक्सीजन एटम है, सेंट्रल एटम, उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +1। ये हुआ इसका मतलब। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज पता करते हो। सिमिलरली सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो उस केस में सेकंड ऑक्सीजन की बात करेंगे फिर इसकी। अब यहाँ पे बैलेंस तो सेम रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द बैलेंस शेल माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4 हो गए हैं, जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अनशेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 and 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। माइनस हाफ इंटू 4 क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड आप देख सकते हो डबल बॉन्ड बना हुआ है सेकंड और फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के साथ, थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ नहीं बना हुआ सेकंड ऑक्सीजन का, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है जी। इसलिए सिर्फ यही वाला पेयर काउंट होगा, दिस वन। एक साइड वन साइडेड बॉन्ड बन रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो उस केस में आपके पास फॉर्मल चार्ज आ गया 0, ठीक है जी। सिमिलरली एंड ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो थर्ड ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो। तो इस केस में 6 हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके, -6 आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ इंटू 2, शेड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो देयरफॉर देयर आर ओनली 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप जब आप फॉर्मल चार्ज इक्वेट करोगे तो वो -1 आ गया। तो इट मीन्स टू से, यहाँ से इस फॉर्मल चार्ज को इक्वेट करने से आपको क्या पता चला कि जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है वो तो कंप्लीट शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, वहां पे जो उसके अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर कर रहा है फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसकी वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब अगर मान लीजिए इसको, अगर इसको हम हटाते भी हैं यहाँ से, तो इस केस में ये न्यूट्रल चार्ज लेकर बाहर जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ अपना शेड जो है, अपना इसका जो पेयर है वही लेकर लग हो जाएगा बस। लेकिन जब हम बात करते हैं ऊपर वाले के केस में, फर्स्ट के केस में, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जब फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट थर्ड ऑक्सीजन को एटम को बोलता है कि तू अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहने दे, एज इट इज पड़े हुए
जो मेरे पास पड़े हुए मैं ही बॉन्ड तेरे साथ सीधा ही बना लेता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट COORDINATE कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप होती है, समझ रहे हो? कोवलेंट बॉन्ड इसमें होता क्या है एक्चुअली कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग दोनों करते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम ही करेगा, दूसरे वाला एटम नहीं करता कंट्रीब्यूट, समझ रहे हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो सिर्फ एक सिंगल एटम करेगा, लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे, जैसे कि इस ऑक्सीजन में एटम फर्स्ट और थर्ड के केस में आप देख रहे हो, फर्स्ट और थर्ड के केस में, ठीक है जी। यहाँ पे थर्ड एटम का आप देख सकते हो, थर्ड एटम के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 तो प्रेजेंट है, उसने तो अपने शेयर किए ही नहीं, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बन गया? इस बॉन्ड को बनाया सेंट्रल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये फर्स्ट ऑक्सीजन ने बनाया ये बॉन्ड, ठीक है जी। उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, दो तो इधर सेकंड ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर हो गए, ठीक है, टोटल 6 होते हैं ना बेटा, ऐसे 6 होते हैं, तो ये है 2 2 4 2 2 4 2 6 इस तरह से, तो ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए, इसके ये वाले जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है, ये लोन पेयर एज इट इज प्रेजेंट है। अब ये जो ये जो बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन जो है पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन, ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है थर्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, मतलब थर्ड ऑक्सीजन को बोलता है कि तू अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज इट इज रहने दे, कोई बात नहीं, मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मैं इसी के साथ तेरे साथ कंट्रीब्यूट कर दूंगा, तेरे साथ बॉन्ड सेटअप कर लूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। मैं इनको रख भी नहीं सकता क्योंकि वहां पे ये ओवर क्राउड कर देंगे इस एटम को, अगर ये मान लो नहीं बनते मान लीजिए, तो इस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है मेरा थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ वो कंबाइनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी कंबाइन ही नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली ओजोन केस में फर्स्ट ऑक्सीजन के एटम के साथ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खुद ही करेगा, वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कंट्रीब्यूट करेगा, थर्ड ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करवाएगा। इसी तरह से जो फॉर्मल चार्ज है सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव 1 आ गया, क्योंकि एक तरह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑक्सीजन एटम को दे रहा है, ठीक है, और थर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव 1 आ गया फॉर्मल चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑक्सीजन एटम है वो एक तरह से as a one case that particular third oxygen atom takes 1 electron from first oxygen atom। इस तरह से बेटा ये हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, इस तरह से आप लोगों ने निकालना है, इसी तरह से आगे वाले केसेस में आप निकाल सकते हो। अब सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखेंगे, ये आपके लिए एक असाइनमेंट वर्क है, ठीक है जी, तो लिखिए सभी ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है और सेट एटम का फॉर्मल चार्ज, मतलब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सभी के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी पता करना है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, लेकिन उससे पहले सभी की लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। तो लिखिए सभी फटाफट, जल्दी जल्दी लिखना है। सबसे पहले CO, ठीक है, CO2, H2O2, SO3, HClO4, ये पर क्लोरिक एसिड होता है बेटा, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2,
नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, साइनाइड आयन Cn नेगेटिव, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन PO4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ये सभी जितने भी हैं, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्पीशीज हैं बेटा। ये इन 14 के 14 स्पीशीज एक और ऐड कर लो, HCN 15 हो जाएंगे कंप्लीट, राउंड अप HCN। ये 15 स्पीशीज हैं, 15 कंपाउंड्स हैं ये। इन सभी की आपने क्या करना है, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद इन पे प्रेजेंट सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है, ऑल एटम्स। जैसे HNO2 में ऑक्सीजन के दोनों एटम्स का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। इस तरह से आप लोगों ने सभी का फॉर्मल चार्ज पता करना है। ये काम बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है जी। ये आपने सभी ड्रॉ करने हैं, सभी बच्चों ने अपने असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन। उसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम आप लोगों ने पता करना है, ये काम करना आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है अब कुछ स्पीशीज आफ्टर दिस डिस्कशन। ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे का सारा कंसेप्ट जो था ये ऑक्टेट रूल के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन बाद में लेटर ऑन स्टडीज के ऊपर ये पाया गया है कि कुछ स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जहां पे सेंट्रल एटम जो होता है उसके जो वैलेंस एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड जो बनते हैं वो मोर देन 8 बनते हैं, लेकिन वो स्टेबल कंपाउंड होता है। अभी तक तो यही बोला गया था कि कोई भी एटम स्पीशीज जो है वो आपस में कंबाइन करता है जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस राइज हो गई क्योंकि कुछ स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल केमिकल कंपाउंड ऐसे ऑब्टेन हो गए जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा था, या तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट था, ठीक है जी, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसको हम बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स आपके सामने है, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इन सभी स्पीशीज में ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड बनते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। LiCl में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्लोरीन का तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन लिथियम के केस में नहीं हो रहा है। इसी तरह से बेरिलियम हाइड्राइड के केस में, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के केस में भी ऐसे ही है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता वहां पे। तो ये एक लिमिटेशन राइज हो रही थी, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सम ऑफ द कंपाउंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम थे दैट आर लेस देन 8, दिस इज स्पेशली द केस विद द एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे, जिनकी वैलेंसी जो है, मतलब जिनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से कम रहते हैं। और सेकंड आपके पास था जहां पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है जी, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे लिथियम क्लोराइड के केस में 2 ही है,
यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 बन रहे हैं और बेरिलियम के सिर्फ 4 ही बन रहे हैं, जबकि 8 बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। BeCl3 में बेरिलियम के 6 ही बन रहे हैं, जबकि 8 होने चाहिए सेंट्रल एटम। इस तरह से एक था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कुछ बन रहे थे, जैसे NO की बात करें तो NO में ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, यहाँ ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये NO2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड रहता है, लेकिन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। यहाँ पे भी रूल डिसैटिस्फाइड हो गया, अनफॉलो हो गया। इसी तरह से एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में जैसे ये सारे के सारे आप देख रहे हो नीचे एग्जांपल दी हुई है, दिस वन यहाँ पे PCl5 है भाई। अब फास्फोरस के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले सेंट्रल एटम में वो तो 10 बन गए, क्योंकि 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि ऑक्टेट रूल तो बोलता है कि वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये तो मोर देन 8 हो गए। SF6 में 12 हो गए, ठीक है जी। H2SO4 यहाँ पे आपके पास 12 हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे जिन्होंने ऑक्टेट रूल को राउंड ऑफ कर दिया, मतलब जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल जो है वो फेल हो गया, और इसी के साथ ऑक्टेट रूल से रिलेटेड जो टर्म्स थी वो भी रूल्ड आउट हो गई उस केस में, ठीक है जी। अदर ड्रॉबैक्स के केस में जैसे नोबल गैसेज हैं, एक्सिनॉन एंड क्रिप्टॉन को छोड़कर, ठीक है, वो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे HCF2, KrF, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड, एक्सिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, एक्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये कंपाउंड बनते हैं वहां पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नोबल गैसेज इसमें तो ऑक्टेट तो कंप्लीट रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक्सिनॉन कंपाउंड बन रहा है, क्रिप्टॉन कंपाउंड बन रहा है, तो ये एक लिमिटेशन राइज हो गई उस केस में फिर, ठीक है। सिमिलरली इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ से और कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया था, मॉलिक्यूल जो बना है वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, क्या एनर्जेटिक्स होंगे, उसके एनर्जेटिक कंडीशंस क्या होंगी, ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की गई, जिसकी वजह से ऑक्टेट थ्योरी जो थी, ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी ये फेल हो गई थी, रूल्ड आउट हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंबाइनिंग एटम टू अदर। जब एक पर्टिकुलर एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और सेकंड कंबाइनिंग एटम हम उस लूज हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो वहां पे जो एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे रहा है, यहाँ पे सोडियम अपना बैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से सोडियम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो पॉजिटिव यूनिट चार्ज इंक्रीज कर गया इसमें। क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में ऐड हो रहा है, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ये क्या बन गए, कैटायन एंड एनायन बन गए, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। अब अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस अगर टेक्स प्लेस कर गई, इट मींस टू से कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और उसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनी, इसी को बोल दिया गया आयनिक बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये फॉर्म करता है, दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट इन द केमिकल कंपाउंड। ठीक, यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द वैलेंस, या जिसको आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, वन एटम ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू अनदर एटम, परमानेंट ट्रांसफर हो जाती है ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, ठीक है जी। और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो तो अंडरस्टूड ही है, हमने थर्ड यूनिट भी करके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वहां पे भी डिस्कस किया है। तो जब कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। कितना चार्ज आएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर लॉस्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो पॉजिटिव 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो पॉजिटिव 2, अगर 3 किए हैं तो पॉजिटिव 3, इस तरह से। और दूसरी तरफ जो एटम जो स्पेशल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, दैट इज
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां पे, चाहे वो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहा है, if a particular species gain one electron, then there appears one negative charge on that particular species which is known as anion. मतलब कहने का ये है, simply means to say the species or the atom which lost electron becomes cation having positive charge equal to the number of electron lost by that particular species, and the other one which gains the electron attains the negative charge and known as anion, in which the negative charge is exactly equal to the number of electron gained by that species. तो कैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। और दूसरी तरफ जो आपके स्पीशीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं उस केस में, तो वहां पे वो उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आयनिक बॉन्ड एक्चुअली क्या है? आयनिक बॉन्ड एक्चुअली का एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से थोरोली। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, जब टू डिसिमिलर एटम्स, व्हेन टू डिसिमिलर एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज combine together, then the species having higher electron activity attains partial negative charge because it attracts the shared pair of electron towards itself, whereas the species which is less electron active gains attains some partial positive charge, and hence the bond so obtained, the covalent bond so formed is known as polar covalent bond, because there exists a partial positive and negative charge, that is एक ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेटअप हो जाते हैं, वहां पे एक पोलैरिटी एग्जिस्ट कर जाती है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का बन जाता है और दूसरा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन जाता है उस केस में, लेकिन ये पार्शियल रहता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। वो बात लग गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसके इर्द गिर्द, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए HCl की बात करते हैं, HCl, तो HCl के केस में क्या होता है, HCl being more electronegative, it attract the shared pair of electron towards itself. ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये शेड पेयर है, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ओनली 1, तो इसलिए इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इससे इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन अवे जा रहा है इससे, तो इसके लिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये जो जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो बनता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है जी, ये रहता है। तो लेटर रिजल्टिंग फॉर्म में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई रादर देन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं हुए और कंप्लीट वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन जो शेयरिंग है वो अनइक्वल हो गई। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, एक चॉकलेट आप लोगों ने ले ली, आपका फ्रेंड बोल रहा है आधी आधी बांट लेते हैं, लेकिन एक फ्रेंड ने क्या किया, वो आधी नहीं दी, उसमें से भी जो थोड़ा सा हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा अपने पास रख लिया या दूसरे को दे दिया, इस तरह से, मतलब इक्वल शेयरिंग नहीं की, अनइक्वल शेयरिंग की वहां पे। इस तरह से रहता है। वही है कि 10, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज हैं, आप बोल रहे हो कि हमने दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों ने इक्वल शेयर करने हैं 10 रुपीज को, तो 5-5 आने चाहिए, लेकिन नहीं, दूसरा जो थोड़ा सा आप कह सकते हो एक उनमें से एक्टिव फ्रेंड है, वो क्या करेगा, 6 to 7 रुपीज अपने पास रख लेगा, वो कहते हैं यार तू रख ले, ये मुझे जरूरत है बहुत ज्यादा इन पैसों की, तो वो होगी अनइक्वल शेयरिंग। जिसके पास ज्यादा आगे, जिसने ज्यादा पोर्शन रख लिया, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ गया उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये रहता है। तो आयनिक बॉन्ड कंडीशंस क्या होती हैं, आयनिक बॉन्ड जनरली वहां पे फॉर्म करते हैं जहां पे एक तो आयनाइजेशन थेरेपी लो हो, ठीक है जी,
और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मैक्सिमम हो। तीसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है दैट विल बी मैक्सिमम होना चाहिए, ये रहता है। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। ये बेसिक सी कंडीशंस रहती हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए। तो जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स कंटाइंस डिराइव्ड फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट्स एंड एनाइंस फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। मतलब नॉर्मली ओवरऑल अगर बोलें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स के और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के। जब ग्रुप 1 एलिमेंट ग्रुप 17 एलिमेंट मतलब एल्कली मेटल जब हेलोजेंस के साथ कंबाइन करती है तो वहां पे मोस्टली जो कंपाउंड बनते हैं बेटा वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों ने यही तक इसको करना है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्मल चार्ज अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, प्रीवियस टॉपिक को एक बार दोबारा से कर लेना है, ठीक है बेटा। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक।